हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो रोलिंग लोड था, जो सीरीज ऑफ लोडिंग थी, ट्रेन का व्हील लोड था, उस पर हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछा गया था कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा पूरे सेक्शन में, वो चीज़ पता करना था। तो पिछले हम थोड़ा रिव्यू पिछले का दे दें कि क्वेश्चन क्या था हमारा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन था, एक नंबर पेयर्स ऑफ लोडिंग थी, पेयर्स ना का तो सीरीज ऑफ लोडिंग थी, W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। अब इन सब की वैल्यू जो थी, ये 40 किलो न्यूटन था W1, ये था 110 किलो न्यूटन, ये था 50 किलो न्यूटन, ये था हमारा 50 किलो न्यूटन, ये था 50 किलो न्यूटन और ये हमारा था 50 किलो न्यूटन। जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो था 2.5 मीटर, ये था 3 मीटर, ये था 2 मीटर, ये था 2.5 मीटर और ये था 2 मीटर। इतना हमारा लोड, व्हील लोड, ये मूव कर रहा था राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ये मूव कर रहा था, ये एक साथ। ठीक है, 6 व्हील लोड थे, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे और जो इस स्पैन पे मूव कर रहे थे, उस स्पैन का जो लेंथ था, उस स्पैन जो ये स्पैन पे मूव कर रहे थे राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उस स्पैन का जो हमारा लेंथ था वो था 20 मीटर का। 20 मीटर का स्पैन लेंथ था, उसी पे ये रोल कर रहे थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कंप्यूट या कैलकुलेट मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और तीसरा पूछा था आपसे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये चीजें आपसे पूछी गई थी। ठीक है, 3 चीजें आपसे पूछी गई थी उस क्वेश्चन में। मैक्सिमम शियर फोर्स जो पूछा गया था, ये पूछा गया था मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एंड मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स, ये पूछा गया था। ठीक है, ये कहा, ये तीनों चीजें किस पॉइंट पे पूछी गई थी? ये पॉइंट पे पूछी गई थी लेफ्ट से 7.5 मीटर दूर पूछा गया था। लेफ्ट से हमारा 7.5 मीटर कोई सी पॉइंट था, उसी सी पॉइंट पे ये दोनों ऊपर की चीजें पूछी गई थी। और ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था, ये किसी भी पूरे सेक्शन के एनीवेयर एट द सेक्शन कहीं भी ये डेवलप हो सकता था। अब कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एज वेल एज मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स आपने निकाल लिया है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकाला था, पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना था कि पहले एक आपको सेक्शन तैयार करना था कि वो सेक्शन कहाँ होगा जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि आपको पता एक्चुअली में है नहीं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस लोड के नीचे आएगा। आपको पता है कि जस्ट लोड के जस्ट नीचे आया था, बीनथ ऑफ द लोड आता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 6 लोड है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस लोड के नीचे या फिर किस वो सेक्शन कहाँ होगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा आएगा मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी पे अगर पूछा जाए तो सी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये लोड तो रोल कर रहा है, तो पता कैसे चलेगा लोड का पोजीशन एक्चुअल में कहाँ है? क्योंकि लोड का पोजीशन तो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तुरंत तुरंत चेंज होकर रोल करते हुए निकल भी जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि कौन सा ऐसा मौका है, कौन सा ऐसा पोजीशन हो इस पूरे लोड का जहां पर वो अगर लोड उस पोजीशन में रहे, उसी यहीं स्टेबल, वहीं पे अगर हम एवेलुएट करें उसको, वहीं स्टेबल मान के कि हाँ यहीं रुक गया। अब इसी पे हमको देखना है कि पॉइंट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो पोजीशन हमें ढूंढना था। तो पोजीशन किसके अकॉर्डिंग ढूंढा गया था? पोजीशन कहा गया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पे तभी होगा डेवलप इन सारे लोड के रोल करने की वजह से, जब इस सेक्शन के राइट साइड के एवरेज लोड
इस सेक्शन के राइट साइड के एवरेज लोड इस सेक्शन के लेफ्ट साइड के एवरेज लोड के बराबर हो जाए, और वो दोनों चीजें, वो दोनों एवरेज लोड बराबर हो किसके, इस पूरे के पूरे स्पैन के एवरेज लोड के बराबर हो जाए। मतलब कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि समीशन ऑफ डब्लू लेफ्ट अपान, इसको मान लीजिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट का लेंथ इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्लू राइट लेंथ ऑफ राइट पोर्शन, ये इज इक्वल टू हो जाए समीशन ऑफ टोटल डब्लू, ये होगा एल। तो इस केस में जो हमारा था, इस केस में हमने देखा, हम ये पता लगा लें लेफ्ट, ये चीज इससे इवेल्युएट करे थे तो हमारा आया था समीशन ऑफ डब्लू लेफ्ट, यही हमें पता नहीं है, यही एक चीज चाहे तो आप राइट पता कर लें कि राइट में कितना होगा, तो हम लेफ्ट में पता कर लगा लिए। तो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, ये अगर लेंथ ऑफ द लेफ्ट साइड का पता है 7.5 है, और इसकी टोटल वैल्यू है 350 लेंथ है, तो टोटल हमारा कितना 20 मीटर। तो यहाँ से हम समीशन ऑफ डब्लू लेफ्ट ढूंढ लिए थे। अब डब्लू लेफ्ट जब ढूंढे थे तो हमारा डब्लू लेफ्ट 140 समथिंग आ रहा था किलो न्यूटन। तो हमने देखा 140 पीछे इस तरफ का कब आएगा, जब एटलीस्ट ये दोनों पेयर W1 W2 इस तरफ हो, क्योंकि 110 140 तो 150 किलो न्यूटन का फोर्स होगा, सिर्फ एक ही उस तरफ रहता तब एवरेज लोड 150 140 आने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, इसके मतलब यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता ही नहीं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ तभी आएगा जब इस तरफ के एवरेज लोड की वैल्यू कितनी हो, 140 50 के अराउंड जितना आया होगा कैलकुलेशन में। तो हमारा जो कैलकुलेशन में आया, तो हमने क्या किया कि ये एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग कि ये दोनों इस तरफ आने चाहिए, सी के इस तरफ। तो वहाँ से उस तरफ सेट कर लिया हमने इन सबको, यहाँ पे दोनों लोड को यहाँ पे पोजीशन इसका किया, बाकी को इस तरफ रखा। अब उस केस में हम सी पे मोमेंट निकाल लें, वही मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया भी था, कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको मैं बोला था कि अलग एक वीडियो में लेकर आऊंगा कि इन केस ऑफ सीरीज लोडिंग, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट develop at that section, and you can say the maximum bending moment developed in the case of series loading at mid of the span। ठीक है, अब मिड ऑफ द स्पैन होता है तो कहाँ पे होता है, ये आपको अभी मैं लिख के बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको अगर मैं लिख के बताऊँ आपसे, मैं फिर से लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट anywhere of the beam, anywhere of the span is given as। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, क्या प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, प्रिंसिपल कहता है कि इन केस ऑफ सीरीज ऑफ पॉइंट लोड्स the absolute maximum
बेंडिंग मोमेंट में डेवलप नियर मिड स्पैन। अभी इसको फिगर से भी समझा दूंगा। मिड स्पैन एंड मिड स्पैन कैसा होना चाहिए? मिड स्पैन should exist at equidistance from reference wheel load and the centroidal of the ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहता है इस केस में कि फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर एट द स्पैन इज गिवन एज इन केस ऑफ सीरीज ऑफ पॉइंट लोड्स द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में डेवलप्ड नियर मिड स्पैन। ठीक है, मिड स्पैन के पास ही डेवलप कहीं होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और वो कैसा केस होगा? तो मिड स्पैन कहाँ होना चाहिए? मिड स्पैन का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो? मिड स्पैन शुड एग्जिस्ट एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस व्हील लोड। अब रेफरेंस व्हील लोड की बात मैं बताऊंगा। रेफरेंस व्हील लोड एंड द सेंट्रोइडल ऑफ ऑल द लोड्स। ठीक है, अब इसको मैं फिगर से, इस स्टेटमेंट को मैं आपको फिगर से बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर से कैसे इसको समझें। जैसे आपके पास है जो है, यहाँ आप समझिए इसको 1 2 3 4 5 6 लोडिंग है। W1 W2 W3 W4 W5 W6। ठीक, 6 लोड है। अब देखिएगा 6 लोड है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है 2.5 3 2 2.5 एंड 2। ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो ये W से W1 से W6 तक जो लोड हमारा है, इसका कहीं सेंट्रोइडल होगा। सपोज करिए सेंट्रोइडल कहीं यहाँ पे आ रहा है इसका, जिसको मैंने बोला समीशन ऑफ W। इसका CG यहाँ पे आ रहा है कहीं CG। ठीक है, और ये मूव कर रहा है इधर इस साइड, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है स्पैन पे। तो इसके अकॉर्डिंग है कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा वो मिड स्पैन पे डेवलप होगा। और मिड स्पैन कहाँ होना चाहिए? मिड स्पैन होना चाहिए किसके किसके बीच में? इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए मिड स्पैन का। अगर मानिए कि ये आपका एक स्पैन है जो 20 मीटर लंबा है, तो इसका मिड स्पैन कहाँ होगा? 10 मीटर पे होगा। सपोज करिए 10 मीटर यहाँ है, मैं इसलिए यहाँ लाइन खींचा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन वहाँ क्यों खींचा है, 10 मीटर हमने वहाँ क्यों मान लिया। तो अगर ऐसा केस बनेगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये लोड ऐसे पोजीशन पे होना चाहिए, रोल करते करते ऐसी जगह आ जाए जहां पर जो इसका मिड स्पैन है, इस पूरे स्पैन का 10 मीटर है, वो इसके सेंट्रोइडल, इसका सेंट्रोइडल अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। वो सेंट्रोइडल हम एक्स बार से ढूंढ लेंगे, जैसा कि हमने जियोमेट्री में पढ़ा हुआ है पहले, 9th 10th की बात है, जियोमेट्री में पढ़े थे हम सेंट्रोइडल ढूंढना सारे लोड का। ठीक है, तो सेंट्रोइडल ढूंढने से पहले हम क्या करेंगे कि हम देखिए यहाँ पर ये हमारा सेंट्रोइडल है पूरे लोड का, और हम रेफरेंस लोड मानेंगे जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अब देखिए मैक्सिमम जब भी बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है तो वो हमेशा डेवलप होता है, जो कहाँ पे डेवलप होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप होता है वो हमेशा जो डेवलप होता है वो किसी लोड के नीचे ही डेवलप होता है। मैं बार बार बताता हूँ, पॉइंट लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के केस में हमेशा डेवलप होता है अंडरनीथ एट एनी लोड, लोड के जस्ट नीचे। तो इस केस में क्या है, लोड के जस्ट नीचे डेवलप होता है। अच्छा, अब क्या करना है, लोड हमारे पास 6 है, तो हमें कैसे पता कौन से लोड के नीचे डेवलप होगा एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें कैसे कैसे हमें पता लगे कि किस लोड के नीचे डेवलप हो रहा है। तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास ये है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि इन्हीं 6 लोड में से किसी एक लोड के नीचे डेवलप होगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, इसका मिड स्पैन, पूरे स्पैन का जो मिड स्पैन, मिडिल पोर्शन जो होना चाहिए वो इसके सेंट्रोइडल और जो रेफरेंस लोड जिसको आप मान रहे हो कि वहीं डेवलप होगा उसके बीच में हो। तब यहाँ अगर मान लीजिए इसका मिड स्पैन है, वो आएगा, वो इसका सेंट्रोइडल है, ये पता चलेगा, अभी कैलकुलेट किया जाएगा। और अब देखा जाएगा कि रिफरेंस व्हील लोड कौन सा है जिसके नीचे हम मानेंगे कि डेवलप होगा। आप कहोगे कि सर आपने W3 क्यों माना, आपने W4 क्यों नहीं माना। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले तो हम सबसे पहले ये निकालें कि इसका पोजीशन क्या होगा, तब उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा मान रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर पोजीशन ऑफ सेंट्रोइडल ऑफ टोटल लोड, टोटल लोड का सेंट्रोइडल अगर देखा जाए तो x बार जो है मैं लिखूं यहाँ पे कंसीडर तो देखेंगे कि सेंट्रोइडल ऑफ द लोड, तो कंसीडर क्या करें कि द सेंट्रोइडल ऑफ द लोड इज फ्रॉम W1, W1 से कंसीडर करते हैं कि सेंट्रोइडल ऑफ द लोड जो होगा वो W1 से होगा। अब W1 से करने के लिए तो x बार यहाँ निकालें, x बार इज इक्वल टू क्या होगा W1 इंटू, अब इसी को रेफरेंस, इसी यहीं पे मोमेंट ले लें सारे के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट सबको मोमेंट ले लें, पता चल जाएगा x बार कहाँ है। तो क्या लिखा जाए, यहाँ पे मैं लोड का एक बार इंटेंसिटी लिख दूँ, इसको मिटा के देखिएगा, ये 40 किलो न्यूटन है, ये 110 किलो न्यूटन है, ये 50 किलो न्यूटन है, ये 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन है। देखिएगा अब 110 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 110 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 5.5। अब सब 50 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस 50 मल्टीप्लाइड बाई तो 50 मल्टीप्लाइड बाई, तो 50 है तो 50 मैं कॉमन सबसे ले लूँ और लिख लूँ एक बार 5.5 के लिए 50 होगा, एक बार किसके लिए होगा, यहाँ हो गया, इसके लिए होगा 7.5 के लिए होगा, 7.5 के बाद उसके बाद 10 के लिए होगा, उसके बाद आप देखोगे 12 के लिए होगा। ये हमने लिखा। और टोटल सबमिशन ऑफ W, टोटल लोड कितना हमारे पास है 350, तो ये जब सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा 5.765 मीटर। एक्स बार यार कहाँ से आएगा, फ्रॉम W1, W1 से आ गया हमारा कि जो सेंट्रोइडल होगा टोटल का वो कहाँ होगा 5.765। अब W1 से सेंट्रोइडल है, मतलब कि यहाँ से है आपका सेंट्रोइडल, W1 से उसकी दूरी कितनी है, उसकी दूरी है हमारा 5.765 मीटर। अब कैसे हमें पता चला कि ये 50 किलो न्यूटन के उस पार है, क्योंकि यहाँ से इतनी दूरी है 5.5, लेकिन ये 5.5 से ज़्यादा है 5.76,
मतलब ये जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी है हमारी, ये दूरी है हमारी, यहाँ लिखता हूँ मैं 0.265, ये दूरी हमारी 0.265, ठीक, ये दूरी है। अब जो है कहता है ये प्रिंसिपल जो कहता है, ये स्टेटमेंट जो ऊपर हमने लिखा है, ये कहता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट W3 के नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे तभी डेवलप होगा जब मिड स्पैन इसके और इसके बीच में आ जाए। रिफरेंस व्हील लोड इसी मान रहे हैं कि इसी के जस्ट नीचे। अब क्यों होगा इसके नीचे डेवलप, इसलिए होगा, आपको पता है कि जब भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डेवलप होता है तो लोड के जस्ट नीचे होता है, लेकिन यहाँ अच्छा ही लोड है, तो किस लोड के नीचे होगा ये पता लगाने के लिए आप देखोगे कि मिड स्पैन के दोनों तरफ लोड है, इस तरफ भी इस तरफ है, तो कैसे माना जाए किस तरफ होगा, उसके लिए देखेंगे हायर अमाउंट ऑफ, मोस्ट ऑफ द चांस क्या है कि हायर अमाउंट ऑफ लोड के जस्ट नीचे ही होगा। तो हायर अमाउंट ऑफ लोड इधर देखिए कितना है 50, 110, 160 और ये 40, 200, इधर कितने हैं 50, 50, 50, 150, तो इसके मतलब इधर ही कहीं डेवलप होगा। तो मिड स्पैन के नियर बाय ही, जैसा कि इसमें लिखा है कि कहाँ डेवलप होता है, डेवलप नियर मिड स्पैन, तो मिड स्पैन के जस्ट बगल में कौन सा है, W3 है, मतलब 50 किलो न्यूटन, तो इसी के जस्ट नीचे डेवलप होगा। अब मतलब कि इसी के नीचे डेवलप होगा, तो इसी का हमको बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है, इसी सेक्शन का। अब इसका पहले लंबाई देख लिया जाए हर जगह से कितना कितना है, ठीक है। अब सारी मैं लंबाई एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी, अब देखिए यहाँ तक कि यहाँ, अब ऐसे यहाँ तक है 10 मीटर मिड स्पैन, जो कि इसके बीच में है, तो मिड स्पैन है 10 मीटर, 10 मीटर हमने लिखा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, इसको मिटा दीजिए, नीचे लिख दिया हमने 10 मीटर। अब इसको ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारा कितना होगा, ये होगा 10 माइनस कितना, ये घटा दो, ये घटाने के लिए इसका आधा करना पड़ेगा, ये जो दूरी है ये दूरी का आधा, 10 माइनस 0.142, ये होगा 10 माइनस 0.142, मतलब कि हम आते हैं इसमें 10 माइनस 0.142, ये हमारा आ गया 9.858। अब देखा जाए कि अब 9.85 यहाँ तक है, ये दूरी तब कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये भी देखा जाए तो ये दूरी यहाँ से W1 तक की दूरी RA से कितनी होगी, A से W1 तक की दूरी, सारी दूरी लिख लें क्योंकि अभी मोमेंट आपको लेना है तो हर चीज़ की दूरी पता होनी चाहिए, डिस्टेंस। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है 9.858, यहाँ तक की दूरी है, इसमें से आप 5.5 माइनस कर दो, 5.5 माइनस कर दो, तो ये दूरी जो हमारी मिल के आएगी W1 तक की दूरी यहाँ से, वो कितनी आएगी, वो आएगी 4.358 मीटर, ये दूरी मिली। अच्छा, ये दूरी इतनी मिल गई और ये टोटल 12 मीटर है, तो ये कितना होगा ये भी पता लग जाएगा आप, तो इसी में 12 मीटर और जोड़ दो और 20 में से घटा दो, तो ये आ गया 3.642 मीटर, ये पता चल गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये सेट हो गया। अब यहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप होगा, यहीं पे डेवलप होगा W3 के जस्ट नीचे, ठीक है, क्योंकि मिड स्पैन के नियर बाय यही लोड है, ठीक है। उधर भी है, W4 भी है, लेकिन W4 की तरफ बढ़ोगे तो उधर लोड की इंटेंसिटी कम है एज कंपेयर टू लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन में लोड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो हाइयर अमाउंट वाले लोड की तरफ ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होने की ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट W3 मतलब W3 के जस्ट नीचे कितना होगा, RA इंटू RA से मल्टी, यहाँ तक की दूरी W3 तक की कितनी है, RA से W3 तक की दूरी हमारी है कितनी है, 9.858, कितनी दूरी है 9.858, ठीक है, माइनस 40 इंटू यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5.5 माइनस 110
इंटू 3, ये निकालना है। अब यहाँ के लिए हमको आर ए निकालना होगा ना, तो आर ए हम यहाँ नीचे निकाल लेते हैं। तो आर ए के लिए क्या करना होगा, समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। इस केस में लिखें आर ए इंटू 20 माइनस 40 इंटू, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा होगा टोटल 20 में से ये घटा दें, घटाते जा रहे हैं हम, आप भी देखते रहिए, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका 20 में से घटा दीजिए इसको 4.358, तो ये आ गया आपका 15.642 माइनस 110 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से 110 से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी जो भी ये था, ये इसमें 2.5 और कम कर दें, 2.5 और कम कर दें, 13.142 मतलब 13.142, फिर माइनस 50, 50 इंटू 3 और कम कर दो इसी में से, तो हो गया 10.142, फिर माइनस करो, फिर 50 इंटू अभी 3 घटा दिए थे, अब 2 और घटा दो, तो 2 और घटाएं, तो 2 घटाने पे कितना हो जाएगा, ये 8.142 माइनस फिर 50 करें इंटू, फिर 2.5 घटा दो 8 में से, तो अब घटाते हैं हम 8.142 माइनस 2.5 और घटाते हैं इसी में से, तो ये हमारा हो गया 5.642 माइनस, ये हो गया, अब ये घटाएं 50, तो 50 में से 2 और घटा दें, तो ये होगा इतना दूरी 3.642 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से जो आर ए की हमारी वैल्यू निकल के आ रही है, कैलकुलेट करिए अब आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए आर ए की कितनी वैल्यू आ रही है।
तो हमारी जो RA की वैल्यू आ गई वो आई हमारी आपकी थोड़ी सी डिफरेंस भी आ सकती है, कोई बात नहीं है। डेसिमल के एक दो प्लेस में अगर कोई दिक्कत हो तो कोई नहीं, प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान समझने, कैसे प्रोसेस क्या है, कैसे इसको समझना है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमें, ये RA निकल गया तो RA की वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये आएगा 172.5 गुणे 9.858 माइनस 40 इंटू 5.5 माइनस 110 इंटू 3। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। इसका आंसर एक बार देखिए कितना आ रहा है। तो ये जो आंसर आया ये आया हमारा 1150.3334 लिख लीजिए, 34 किलो न्यूटन मीटर। ये आया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये कहाँ से आया आंसर ये, तो इसको जब आप समझिएगा तो ये जो लोड रोल कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो हमने इसको एक पोजीशन में फिक्स कर देना है इसी पॉइंट पे, जस्ट इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने अभी निकाला है। कहाँ पे निकाला है, हमने निकाला है ए से 9.858 डिस्टेंस पे हमने मोमेंट निकाला है। ध्यान दीजिए, अगर आपको पता हो तो हमने कहा ये सब मोमेंट हमने कहाँ निकाला है, हम सब निकाल रहे हैं मोमेंट इस पॉइंट पे W3 के नीचे। W3 कहाँ है, W3 इतने मीटर दूर है, अभी फिलहाल अभी इतने मीटर दूर है। हो सकता है W3 लुढ़कते इधर आ जाता, चाहे अभी उधर ही रहता, या हो सकता है ये पॉइंट तो वही रहता ना 9.858। तो अगर W3 कहीं और रहता, W3 कहीं और रहता, या तो पहले या तो बाद में, तब आप जब निकालते उसी सेम इसी पॉइंट पे सेम निकालते, तब आपको जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती ये 1150.34 से कम आती। आप घर पे एक ट्राई करिएगा, एक वर्क समझ के, होमवर्क समझ के ट्राई करिएगा कि W3 को थोड़ा सा और आप इधर कर लीजिएगा और उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालिएगा, इसी जगह, यही डिस्टेंस पे, ए से इसी डिस्टेंस पे आप निकालिएगा बेंडिंग मोमेंट। देखिएगा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, 1150.34 आ रही है। या तो W3 को उस तरफ और कर दीजिएगा, तब देखिएगा। तो W की वैल्यू यहाँ मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगी जब जो है ये वाला हम फॉलो करेंगे, ये जो कहता है ये स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आप ध्यान से लिखिएगा, एक बार जान भी लीजिएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, वो हमेशा डेवलप होता है नियर मिड स्पैन इन केस ऑफ सीरीज ऑफ पॉइंट लोड। ठीक है, मिड स्पैन पे होता है, लेकिन मिड स्पैन कहाँ होना चाहिए, मिड स्पैन तो अपने जगह पे ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जो सीरीज ऑफ पॉइंट लोड है वो कुछ ऐसा हो, ऐसे ज़्यादा धीरे 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 ऐसे जगह आप उसको रोक लीजिए, स्टेशनरी उसका पोजीशन मान लीजिए, उसके स्टेशनरी पोजीशन पे ऐसे जगह मानिए जब उसका पूरे का सीरीज ऑफ लोडिंग का पूरा जो सेंट्रॉइडल, पूरे सीरीज ऑफ लोडिंग का सेंट्रॉइडल है उस मिड स्पैन, और जो लोडिंग जिधर बड़ा है, जो आप समझ रहे हो कि इसी के जस्ट नीचे होने की गुंजाइश है मैक्सिमम मोमेंट, वो लोड और इसका पूरे सेंट्रॉइडल, वो दोनों लोड उस पूरे मिड स्पैन के ठीक बीच में हो, मिड स्पैन उनके ठीक बीच में हो, ऐसा रोल कर रहा होगा। तो रोल जब करेगा ये, तो कहीं इसका सेंट्रॉइडल भी साथ साथ आएगा आगे। स्टेशनरी आपको कब बना लेना है, जब पूरे का मिड स्पैन कहाँ आ जाए, ठीक W3 और इसके जस्ट बीच में आ जाए। ठीक है, वहीं आपको उसी पॉइंट पे इसको रोक देना है और वहीं आपको कैलकुलेट करना है इस W3 के नीचे का मोमेंट। ठीक है, वही एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट होगा। ऐसे और भी केसेस आएंगे आने वाले न्यूमेरिकल में, हम देखेंगे कि आने वाले केसेस में जो है कैसे हम पता लगाएंगे कि एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट जो है, और कई केस होंगे कैसे कितना होगा। ये तो सीरीज ऑफ लोडिंग थी जिसमें 6 लोड थे, टाइप की भी हो सकता है 2 ही लोड हो, उस केस में एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट कहाँ डेवलप होगा वो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो और इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में और इस वीडियो में भी थोड़ा मैं बताने वाला हूँ आपको इक्विवेलेंट यूडीएल के बारे में। इक्विवेलेंट यूडीएल क्या होता है, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसी इक्विवेलेंट यूडीएल का एक न्यूमेरिकल भी चालू करेंगे, प्रॉब्लम भी लेकर आऊँगा,
उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें निकालूंगा। तो इसी में अभी देखता हूँ, इसको मिटाने के बाद अभी मैं इक्विवेलेंट यूडीएल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा इस वीडियो में। तब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इक्विवेलेंट यूडीएल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट यूडीएल, पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि इक्विवेलेंट यूडीएल हो क्या सकता है। मानिए कि छोटी सी दूरी पे 15 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस आपका है 20 मीटर, ठीक है। अब इस केस में इक्विवेलेंट यूडीएल क्या होगा? इक्विवेलेंट यूडीएल मतलब होता है कि जो ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है, लेकिन ये 5 ही मीटर दूर 5 ही मीटर पे लग रहा है, ये जो मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी सेक्शन पे, इसकी वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सेक्शन पे, वही बेंडिंग मोमेंट इस 15 किलो न्यूटन को रिमूव करके पूरे के पूरे स्पैन में कौन सा ऐसा W पर मीटर का हम यूडीएल स्प्रेड कर दें कि उतना ही बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो जितना ये डेवलप करता था। जैसे इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप बना रहे हो, तो मान लीजिए इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। मान लीजिए आ गया ये 35 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा था ये, ठीक है। किस लोड की वजह से? जब लोड की वैल्यू थी 15 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन वो डिस्टेंस लग रहा था बस 5 मीटर पे, ठीक। तो अब इसको हटा के कौन सा लोड पूरे के पूरे उसमें यूडीएल फैला दिया जाए कि उसके लिए भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ठीक ऐसा ही बने जैसा ऐसे बन रहा था, मतलब ठीक वही हो, वहाँ भी 35 किलो न्यूटन पर मीटर का ही 35 किलो न्यूटन मीटर का ही हमारा वहाँ भी यूडीएल डेवलप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो। तो वो जो लोड होगा, यही लोड को कहोगे कौन सा लोड? इक्विवेलेंट यूडीएल, ठीक है। ये होगा इक्विवेलेंट यूडीएल, ये चीज, ठीक है। तो इक्विवेलेंट यूडीएल क्या होता है? W L स्क्वायर बाई, पहले आपको पता हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है M मैक्स, वो कितना होता है? वो होता है W L स्क्वायर बाई 8, इनकेस ऑफ यूडीएल ही होता है ना। तो अगर हम W इक्विवेलेंट यूडीएल की बात करें, मतलब W इक्विवेलेंट की बात करें, तो ये होगा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन L स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। अब जब हम अगले वीडियो में इस फार्मूले की बात करेंगे, तो अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल में कैसे इक्विवेलेंट यूडीएल कैसे आप निकालोगे किसी क्वेश्चन में, क्या स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट में बिलोंग कर, किस स्टेटमेंट बेस्ड है ये, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, इससे जुड़े न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। उसके बाद से जो है इसी न्यूमेरिकल में जिसमें इक्विवेलेंट यूडीएल पूछा जाएगा, इसी में एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट भी निकालना होगा, क्योंकि ये जो है ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। देखिए इस अगर ये आपको देखेंगे बीएमडी देखेंगे, ये क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस लोड कंडीशन, ये भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है फॉर अनदर लोड कंडीशन व्हेन द W पर मीटर UDL is spread over the length of L, over the length of 20 you can say 20 मीटर, ठीक है। तो जो है आप देखोगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है, ये भी कब कर सकते हो कि सर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, आप इसको भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, अलग अलग चीजें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। लेकिन वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है? वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये मान लीजिए ये 2 मीटर पे होगा, तो मैं आपसे कह दूं कि बताओ 2 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा,
तो 2 मीटर पे आप इसको नाप लोगे, कहोगे यही बेंडिंग मोमेंट है, वो 2 मीटर का बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये 2 मीटर का। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि जो 2 मीटर का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वही पूरे स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा होगा। मतलब जो पूरे स्पैन पे बेंडिंग मोमेंट वो देख रहे हो यहाँ पे बीच में डेवलप हो रहा है, कहाँ पे L/2 पे डेवलप हो रहा है बीच में, और वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 35 मान ली सपोज करिए, वही मैक्सिमम है। तो इसी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को यहाँ बोलोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो निकालते अभी तक आए हो। ठीक है, जब बहुत सारे लोड होते हैं तो एब्सोल्यूट या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो सिंपल सा, तो आपके पास फार्मूला भी हो जाता है कि WL² करते सीधा आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर एट द बीम कितना होगा, स्पैन पे कितना होगा, ये पता लग जाता है यहीं से। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा यूडीएल स्प्रेड नहीं है, तब उस केस में क्या करोगे, उस केस के लिए एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सम प्रिंसिपल। ठीक है, उसको लॉजिक कुछ प्रिंसिपल लगा के उसके बाद एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, फिर उससे इक्विवेलेंट यूडीएल में उसको इस तरह से कन्वर्ट करा जा सकता है। तो अगले वीडियो में उस पर डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर हम डायरेक्ट भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। और अगर इसमें जो भी चीज़ें अभी रह गई हैं अगले वीडियो में बताई जाएगी, उसको आप ध्यानपूर्वक सावधानी से देखिएगा, और उसके बाद से जो है, और आप नोट्स भी बनाते रहिए, नोट्स में ये सब चीज़ें लिखते रहिए। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको अगर स्ट्रक्चर, अगर आपको इस कैरिकुलम के हिसाब से अगर देखा जाए, कैरिकुलम के बाहर भी देखा जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब चल रही हैं, तो उसको भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।